गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस। मैं आपकी रहीमा मैम और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। तो देखो, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, आपको अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं और इनका क्या कार्य है या क्या यूज़ है, वो थोड़े वगैरह जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जिसमें से हमारी एक डेफिनेशन है कुचालक और चालक। तो जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, चालक और कुचालक के बारे में हमने यही पढ़ा है कि जो चालक होते हैं उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है और जो कुचालक पदार्थ होते हैं उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है ना। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो धातुएं होती है वो विद्युत की चालक होती है और जो हमारी लकड़ी वगैरह होती है ये विद्युत की कुचालक होती है। तो देखो, चालक कुचालक के बारे में आपको पता है, तो उसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचती, तो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। चालक ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता उसे हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। क्लियर बात। लेकिन ये चालक और कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी धातु है, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से पास हो जाए, मतलब क्या है, उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो देखो, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसने आगे किसी से भी बॉन्ड नहीं बना रखे हों, ठीक है, मतलब उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। अगर किसी भी धातु में या किसी भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वो चालक की भांति व्यवहार करेगी। अगर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी बद्ध इलेक्ट्रॉन है, बद्ध इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने आपस में बॉन्ड बना के स्थायी हो गए, तो अगर उसमें बद्ध इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है, कुचालक की भांति व्यवहार करता है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो अपने फ्रीली घूम सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसके पास इतनी स्पेस है कि वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं, उसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। और अगर हम बद्ध आवेश की बात करें, और जो मुक्त आवेश होते हैं ये विद्युत धारा के प्रवाह में मदद करते हैं, इसे हम मुक्त आवेश कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि बद्ध आवेश क्या होते हैं, तो ऐसे आवेश जो क्या है, आपस में बॉन्ड बनाकर आराम से स्थायी बैठे हुए हैं, मतलब वहां पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब देखो, अगर मैं बोल दूं किसी परमाणु में कोई भी आवेश नहीं है, इसका कहने का ये मतलब थोड़ी ना कि वहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है, ये मतलब नहीं होता। इसका कहने का मतलब होता है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उन्होंने आपस में अभिक्रिया करके उदासीन हो गए हैं। क्लियर बात। उदासीन है मतलब उसमें कोई भी आवेश नहीं है। अगर आवेश है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो होते हैं बद्ध आवेश। क्लियर बात। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो हमने किस किस के बारे में बात किया, हमने पढ़ा चालक के बारे में और कुचालक के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा मुक्त आवेश और उसके बाद हमने पढ़ा बद्ध आवेश। आई होप ये आपको समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस। उसके बाद हम टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। अब देखो, मुक्त आवेश हो गया, बद्ध आवेश हो गया। अब हम बात करने वाले हैं परावैद्युत पदार्थ के बारे में। तो देखो, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ, तो परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? ऐसे कुचालक पदार्थ, आपको समझना चाहिए क्या बोल रही हूं मैं, ऐसे कुचालक पदार्थ जिसमें सारे जो परमाणु है वो उदासीन बैठे हुए हैं, जिसके अंदर सारे के सारे परमाणु जो है उदासीन बैठे हैं। मैंने बोल दिया कि कोई भी मेरा ये क्या है, कोई भी ऐसा मेरा कुचालक पदार्थ है, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में अभिक्रिया करके उदासीन करके ये बैठे हुए हैं, शांति से हैं। लेकिन अगर मैंने इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित कर दी, अगर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रवाहित कर रही हूँ, और आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, प्लस से माइनस की तरफ। अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित कर रही हूँ तो ये प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो देखो, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित होने के कारण यहाँ पर जो भी हमारे परमाणु हैं, जो भी हमारे परमाणु है या अणु है, जो भी हमारे क्या है, परमाणु है या अणु है, ये क्या होंगे, विचलित हो जाएंगे। मतलब इसमें क्या होगा, थोड़ा सा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यहाँ पर ध्रुवणता उत्पन्न हो जाएगी। ध्रुवणता से मतलब ध्रुवणता
उत्पन्न हो जाएगी। तो ध्रुवंत से क्या मतलब है कि आपने पढ़ा था डायपोल, आपने पढ़ा हुआ है, डायपोल पढ़ा है ना हमने, कि एक ऐसा हमने बोलते हैं डायपोल को, अगर हम बात करें कि वो क्या होता है कि जिसमें हमारा प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्या है, अलग अलग होता है ना। तो देखो अगर हम बात करें कि उसमें देखो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अलग अलग हो जाएंगे। हम पढ़ चुके हैं इनके बीच की दूरी हम 2a लेके चलते हैं, यहाँ पर प्लस 2 आवेश होता है, यहाँ माइनस 2 आवेश होता है, मतलब ये ध्रुवित है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर ये क्या ध्रुवंता उत्पन्न हो जाएगी, यहाँ पर हमारा द्विध्रुव बन जाएगा। द्विध्रुव से मतलब ये जो यहाँ पर उदासीन बैठे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और प्रोटॉन जो है वो एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित करेंगे। इस कारण से हमारे को यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कुछ मुक्त आवेश मिल जाएंगे। मुक्त आवेश मिलने के कारण ये किसकी भांति व्यवहार करना शुरू कर देंगे, चालक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, विद्युत परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। इट मीन्स क्या है, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं कि ऐसे कुचालक पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण वहां पर द्विध्रुवों का उत्पन्न हो जाता है। वहां पर जैसे ऐसे कुचालक पदार्थ जहां पर क्या होता है कि उसमें विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करवाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करने के कारण वहां पर क्या होता है, कई सारे द्विध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। उस कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने देता है। इट मीन्स यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, ये चालक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो इन पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और जो परावैद्युत पदार्थ है वो आगे दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होता है ध्रुवीय और दूसरा होता है अध्रुवीय। एक तो क्या होता है ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। ध्रुवीय से क्या मतलब है, उसमें ध्रुव पहले से कुछ ना कुछ बने होंगे, है ना। ध्रुवीय से आपको समझ आ रहा है डेफिनेशन से कि उसमें पहले से ही कुछ ना कुछ ध्रुवीय अणु या परमाणु बने हुए होंगे। इट मीन्स क्या है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पर जैसे होता है कि बहुत सारे द्विध्रुव होते हैं, अगर मैंने बहुत सारे यहाँ पर द्विध्रुव का निर्माण कर दिया तो वो आपस में ऐसी एक संरचना बना लेते हैं जिससे यहाँ पर क्या होता है, वो स्थायी बन जाते हैं, उदासीन बन जाते हैं, है ना। फिर मैं उसको अगर उस संरचना को मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रख दूं तो वहां पर आराम से विद्युत का चालन होना शुरू हो जाता है और ये चालक की भांति व्यवहार करता है। तो ध्रुवीय क्या होता है कि मैंने मान लिया कि कोई भी एक अणु है जिसमें कुछ जो है वो ध्रुव बने हुए हैं, प्लस माइनस चार्ज कुछ बने होते हैं और कुछ यहाँ पर क्या है, हमारे उदासीन परमाणु हैं। अगर इस चीज को मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रख दूं तो क्या होते हैं, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, सारे के सारे प्रोटॉन जो है वो दूसरी तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ मैं बोलूँ यहाँ पर ये आवेशित हो जाता है। तो इससे जो बनी हमारी संरचना होती है वो हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय पदार्थ। क्लियर बात, मतलब पहले से उसमें कुछ ना कुछ आवेश हो, मतलब पहले से वो कुछ ना कुछ द्विध्रुव की तरह उसमें संरचना बना रखी हो, लेकिन अगर मैं इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, बट देखो ये जो संरचना बनी होती है ना, ये अभी भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं बनी हुई कि यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। ठीक है, कि इसमें इतनी पावर नहीं है कि ये विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित कर दे। तो इसके लिए क्या करता है, ये करता है कि यहाँ पर हम इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रख देते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है। अब बहुत सारे द्विध्रुव का निर्माण हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये विद्युत का चालक बन जाएगा। और जब ये विद्युत का चालक बन गया तो ये परावैद्युत पदार्थ की भांति व्यवहार करना शुरू कर देगा। नॉर्मल सी बात है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अध्रुवीय पदार्थ क्या होते हैं। तो अध्रुवीय पदार्थ क्या आपको नाम से पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि अध्रुवीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं, अध्रुवीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, जिसमें कोई भी द्विध्रुव नहीं बना होता, जिसमें पहले से कोई द्विध्रुव नहीं है, सारे के सारे जो परमाणु है वो क्या है, उदासीन अवस्था में पड़े हुए हैं, है ना। और इसको मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर दूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें मैं पास आउट कर दूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इसको अगर मैं रख दूं तो क्या करता है, इसके प्लस और ऋण और धनावेश क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ऋण और धनावेश केंद्र अलग अलग हो जाते हैं। इट मीन्स ये द्विध्रुव की संरचना बना लेता है और फिर ये क्या करता है, विद्युत का चालन अपने में से कर देता है। तो ये किसकी भांति व्यवहार करता है, अपने चालक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो ऐसे पदार्थों को हम अध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। क्लियर बात।
परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं कि ऐसे कुचालक पदार्थ होते हैं जिसको हम किसी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रख दे तो वो चालक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। वो दो टाइप के होते हैं, एक ध्रुवीय और दूसरा अध्रुवीय। ध्रुवीय क्या होता है कि वहां पर कोई भी एक ऐसा आवेश, मतलब कोई भी एक ऐसा पदार्थ जिसमें थोड़े बहुत द्विध्रुव बने हुए हैं लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है कि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संरचना को रख देते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इसको रखने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, ये चालक की भांति व्यवहार कर लेगा। क्लियर बात। और अध्रुवीय क्या होता है जिसमें पहले से कोई भी हमारा ऋण और धनावेश क्या होता है आपस में संपाती होते हैं। संपाती कहने का मतलब ऋण और धनावेश के अंदर एक के ऊपर एक होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उदासीन बन जाते हैं, बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं। तो वो अध्रुवीय पदार्थ होते हैं। जब उसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखते हैं तो इसका जो धन आवेश केंद्र है और ऋण आवेश केंद्र है वो अलग अलग हो जाता है। और जैसे ही वो अलग अलग होता है तो इससे क्या संरचना बनती है, हमारी अध्रुवीय पदार्थ की संरचना बन जाती है। क्लियर बात। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चालक की धारिता। हमने चालक के बारे में पढ़ लिया, अलग अलग टाइप से चालक को हम कैसे उत्पन्न करते हैं हमने वो भी पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, चालक की धारिता, कि किसी चालक की धारिता कितनी होती है हम उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर बात। तो देखो चालक की धारिता, धारिता क्या होती है, धारिता से आपको एक वर्ड समझ होगा, धारण करने की क्षमता। धारिता मतलब किसी भी चीज को धारण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता, उसे हम धारिता बोलते हैं। क्लियर बात। जैसे आपने 11th क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा, मतलब आपने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा होगा। क्लियर बात। प्रतिरोध क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पर पास आउट हो रहे हैं उसको रोकता है ना। क्या होता है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट का काम करता है प्रतिरोध, है ना। और उसमें जो प्रतिरोध की रुकावट करने की क्षमता होती है उसे अपने प्रतिरोधकता बोलते हैं, कि कितना प्रतिरोध उसमें उत्पन्न हो रहा है, इट मीन्स वो कितना रोकेगा उसको, वो क्या होती है उसकी प्रतिरोधकता। उसी अकॉर्डिंग धारिता क्या होती है कि वहां पर जैसे कोई भी हमारा चालक जो है उसमें जितना भी हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है या फिर कितनी भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स आवेश जो है वो प्रवाह कर रहे हैं, उस आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता, कि कोई भी हमारी एक संरचना है, कोई भी हमारा एक पदार्थ, उसमें वो कितने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, वो क्या कहलाती है, उसकी धारिता कहलाती है। तो चालक की धारिता के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो उससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी गोलीय आवेश मैंने मान लिया, है ना, कोई भी गोलीय आवेश मान लिया, कोई अलग संरचना मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक बार गोले के बारे में पढ़ते चलेंगे क्योंकि अभी सिलेबस में गोलियां भी है और संधारित्र भी है जो इसके बाद मेन टॉपिक में आता है। तो उससे पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप संधारित्र को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ से हमारा संधारित्र का कुछ टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जैसे अपने प्रतिरोध की प्रतिरोधकता होती है, वैसे संधारित्र की क्या होती है, धारिता होती है, उसको धारण करने की क्षमता। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हम इस पर आ जाते हैं। तो देखो किसी भी चालक की धारिता कितनी होती है हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ये मैंने बोल दिया, कोई भी चालक आवेश है या फिर आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, कोई भी हमने चालक ले लिया, तो अगर आपको ये नहीं करना, देखो आप क्या करो, अब नॉर्मल सी बात समझो कि हमने क्या किया था, ये कोई भी मेरी जगह मान ली मैंने एक्स जगह है और मैंने क्या किया था, अनंत से यहाँ पर मैं आवेश लेके आती थी। अनंत से फर्स्ट आवेश लाने में मुझे कोई कार्य करना पड़ता था, नहीं करना पड़ता था। फर्स्ट कार्य को करें, फर्स्ट जो हमारा कार्य होता है वो क्या होता है, शून्य, मतलब पहले आवेश को लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तभी तो हम एक आवेश के लिए जो विद्युत अपनी स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं वो कितनी होती है, शून्य होती है। लेकिन अब ये तो पहला तो हमारा आराम से आ गया, लेकिन अगर हम यहाँ से दूसरा आवेश लेके आएंगे इस जगह पर, ये क्या करेगा, पहले वाला दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इट मीन्स उसको मुझे यहाँ पर लाने पर कुछ कार्य करना पड़ रहा है ना, कार्य करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कार्य करने के लिए देखो हमने पढ़ा था कि जो विद्युत विभव होती है वो होता है कार्य बटा में उसका आवेश, और जो आवेश हम उठा के ला रहे हैं वो आवेश। क्लियर बात। इट मीन्स हमें कार्य जितना करना पड़ रहा है, इट मीन्स वहां पर क्या विद्युत विभव का मान बढ़ रहा है ना, विद्युत विभव का मान बढ़ रहा है तभी तो हमें कार्य करना पड़ रहा है ज्यादा ज्यादा, है ना। अगर मैं यहाँ से तीसरा चार्ज लेके आई तो और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, मतलब वहां पर अंदर क्या हो रहा है, विभव का मान बढ़ रहा है, तभी तो
हमारे को चार्ज को क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा मतलब हम कार्य को ज्यादा करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि वहां अंदर कुछ ना कुछ ना कोई ऐसा चीज बैठा है, इसके अंदर की कोई ना कोई चीज ऐसा बैठा है जो हमको कार्य करने में मजबूर करे, मतलब हमसे ज्यादा कार्य करवा रहा है। और वो क्या है, हमारा विद्युत विभव। जितना वहां पर विद्युत विभव का मान बढ़ेगा उतना हमें कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। इट मीन्स क्या है, मैं जितने ज्यादा आवेश उठा के लेके आऊंगी, जैसे मैं 2 आवेश लेके आई, 2 कूलम आवेश, ठीक है, उसके बाद में ले आई 10 कूलम, उसके बाद में ले आई 5 कूलम। जितने ज्यादा आवेश मैं उठाकर लेकर आऊंगी, मेरा विभव का मान कितना है, उतना ही बढ़ता जाएगा। क्लियर बात? क्या चीज समझ रहे हम? जैसे अगर देखो ये पूरा मेरा क्या खाली है, ये देखो, ये मैंने बोले कि मेरा कोई गोला है जो खाली है। मैं फर्स्ट आवेश लेके आई, आराम से बैठ गया, सेकंड लेके आई, थोड़ा सा इसको रिपल किया, थोड़ा सा रिपल किया, मतलब मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा। ऐसे करते करते मैं कुछ आवेश यहाँ लेके आ गई, मुझे यहाँ पर अब जब मैं इतने आवेश लेके आ गई तो इसके बाद अगर मैं एक और आवेश लेके आऊंगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स है हम जितना ज्यादा आवेश का मान बढ़ा रहे हैं उतना ज्यादा हमें कार्य करना पड़ रहा है। और कार्य क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर विभव का मान उतना ही ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है कि हम जितना ज्यादा आवेश लेके आएंगे तो हमारे को उतना ही ज्यादा विद्युत विभव का मान मिल रहा है, मतलब उतना ही धीरे धीरे विद्युत विभव का मान बढ़ता जा रहा है। तो आप क्या कह सकते हो कि जो Q है वो समानुपाती है V के। जितना ज्यादा, ये देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कि जो हमारा Q है वो समानुपाती है V के। ये चालक की धारिता होती है। और आप कहोगे ऐसे मैम क्यों है ना? तो देखो जितना हम आवेश ला रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव उतना ही बढ़ता जा रहा है ना। जितना हमारा विद्युत विभव मान बढ़ रहा है, जितना हम चार्ज लेके आ रहे हैं उतना ही विद्युत विभव का मान बढ़ रहा है। और जितना हमारा विद्युत विभव का मान बढ़ रहा है हमें कार्य उतना ज्यादा करना पड़ता है। सीधी सी बात है। तो देखो इसका हम कह सकते हैं Q समानुपाती किसके होता है, V के बराबर होता है। अगर मैं Q का समानुपाती निशान हटाऊंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा, ये है C। और C किसको शो करती है, धारिता को शो करती है, चालक की धारिता को शो करती है। और हमें इस धारिता का मान निकालना है, C का मान। C बराबर होगा Q अपॉन में V के। क्लियर बात? C का मान किसके बराबर होगा, हमारा Q अपॉन में V। मतलब अगर मैं इतने आवेश में इतना वोल्ट, अगर मैं, इसका मतलब क्या है, अपने यहाँ से कह सकते हैं आवेश का मान जितना ज्यादा होगा इसका मान उतना होगा। लेकिन हम क्या, यहाँ पर एक और चीज समझ आ रही है कि यहाँ पर जो विभव है उसका मान जितना ज्यादा होगा हमारे धारिता का मान उतना ज्यादा कम होगा। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ C क्यों बढ़ रहा है, V भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ क्यों बढ़ रहा है तो V का मान बढ़ रहा है, और V बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। ऐसा क्यों भाई? इसने क्या ऐसा किया कि ये बढ़ने V बढ़ने से, विद्युत विभव बढ़ने से यहाँ पर धारिता का मान धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो इसका रीजन ये है कि हमने बोला है कि उसके धीरे धीरे धारिता का मान बढ़ता जा रहा है। अब धारिता का मान बढ़ता जा रहा है तो कार्य भी उतना ज्यादा हो रहा है। मतलब अब इसमें क्या है, हमने आवेश इतने सारे भर दिए कि अब इसमें धारण करने की क्षमता नहीं है, कि मैं और ज्यादा ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पर अंदर हमारा पोटेंशियल जो है वो बढ़ चुका है, तो ये धारण करने की क्षमता इसकी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ से हम बस बोल सकते हैं कि धारिता होती है वो Q अपॉन में V के बराबर होती है। देखो चालक की धारिता से हम क्या समझ सकते हैं कि एक ऐसा हम धारिता की उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। धारिता मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता। इसको हम बारे में हम थोड़ा बात करें तो ऐसा युक्ति जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को सम्मिलित कर सकते हैं, उसे हम धारिता कहते हैं। और हमने बात करेंगे अगर इसके बारे में तो क्या कहेंगे कि जितना हम इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डाल रहे हैं, या आप अगर बात करो कि अगर सपोज मैंने एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर लेके आई है ना, अगर मैं उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन लेके आई तो मुझे कार्य कम करना पड़ा। वो किसी भी गोले की सतह पर आकर रुक गया है ना, किसी भी गोले की सतह पर आकर रुक गया, और रुकने के बाद वो तो वहां तो उसको सतह पर तो आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैं वहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आऊंगी तो मुझे कुछ ना कुछ ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। मतलब वहां पर विद्युत विभव का मान बढ़ गया, जिसके कारण क्या है, वहां पर धारिता का मान कम हो गया। और ठीक है, ऐसे करते करते हम जितने आवेश लेके आएंगे उसकी धारिता का मान उतना कम होता जाएगा, है ना। मतलब आवेश लेके आएंगे धारिता का मान। अब हम अगर बात करें गोले के बारे में तो इसमें एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझना। अगर आपने उस क्वेश्चन को समझ लिया इट मींस आपको धारिता का टॉपिक समझ आ रहा है।
गोलीय चालक की धारिता के बारे में बात करते हैं। कोई भी गोलीय चालक है, अगर मैं बात करूं कि देखो, अगर हम नॉर्मल बात करें धारिता के बारे में, मैं आपको एक बात बोलूंगी, जो धारिता है वो ना तो आवेश पे डिपेंड करता है और ना ही विभव पे डिपेंड करता है। वो ना तो आवेश पे डिपेंड करता है और ना ही विभव पे डिपेंड करता है। अभी तो आप बोल रहे थे फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूले में क्या होता है Q/V। फिर भी आप कह रहे हो फॉर्मूले में है Q और V, लेकिन आप कह रहे हो कि ये ना तो आवेश पे डिपेंड करता है और ना ही विभव पे डिपेंड करता है। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, हमारा धारिता। अभी हम उसको डिराइव करने वाले हैं। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि C बराबर क्या होता है Q/V। अब मैंने बोला कि मेरा कोई एक गोला है, उदासीन गोला, उसमें हम अनंत से कितने आवेश लेके आए हैं, कुछ Q आवेश लेके आए, कैपिटल Q आवेश लेके आए हैं, और इसकी त्रिज्या जो है वो क्या है, कैपिटल R है। क्लियर बात। तो C बराबर कितना हो जाएगा Q/V। अब हमने किसी एक चालक गोले जिसकी सतह पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना था, सतह पर विद्युत विभव का मान निकालना था सतह पर, तो कितना निकला था हमारा KQ/R निकला था, जो उसकी त्रिज्या होती है ये निकला था ना। तो B की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, KQ/R। R मेरा ऊपर चला जाएगा तो R, Q से Q कैंसिल कट हो गया, C बराबर R/K। इसके बराबर है R/K। चूंकि हमें पता है K बराबर होता है 1/4πε0, तो यहाँ पर मैं पुट कर दूं C बराबर R/1/4πε0। तो यहाँ पर ये चीज क्या आ गया, 4πε0 इंटू में R। तो C बराबर क्या होगा, 4πε0 इंटू में R के बराबर होता है। किसी भी गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो ना तो उसके आवेश पे डिपेंड करती है, ना उसकी विद्युत विभव पे डिपेंड करती है। वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है केवल और केवल उसकी त्रिज्या पर, कि गोला जो हमारा है वो कितनी त्रिज्या का, कितनी रेडियस का है, और उसके माध्यम पर कि जो ये गोला है, ये जो हमारा पदार्थ है वो किस प्रकृति का है, किस माध्यम का है। क्लियर बात। तो अब इसको फटाफट राइट करना है तो राइट कर लो, इसको मैं रब कर देती हूँ। फिर आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, अगर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आप समझ जाओगे कि अब हम संधारित्र को पढ़ने क्यों वाले हैं। तो इस संधारित्र से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, और रब कर रही हूँ मैं इसको। चलो अब देखो, हम बात करेंगे, हमने क्या निकाला, जो C होता है वो क्या, किसके बराबर होता है, 4πε0 इंटू में R के बराबर होता है। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लेके आती हूँ छोटा सा। क्या क्वेश्चन है हमारा, हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 6.4 × 10⁻6 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होती है। तो क्या इसकी है, तो इसकी धारिता का मान ज्ञात कीजिए। इसकी धारिता का मान ज्ञात कीजिए। कैसे निकालोगे भैया, सिर्फ R का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है 6400 किलोमीटर, ठीक है। और आपको किसका मान निकालना है, C का मान निकालना है। बहुत ईजी है। आप बोले कि मैम अभी फॉर्मूला पढ़ा है, C बराबर कितना होता है, 4πε0 इंटू में R के, और ये किस पे लागू होते हैं, गोले पे लागू होता है। पृथ्वी हमारी गोल है, हालांकि पूरी गोल नहीं है, वो थोड़ी सी चपटी है, मतलब चपटी नहीं, सॉरी, वो क्या है, थोड़ा सा हमारे बात करें कि ओवल की शेप का है, थोड़ा सा चपटा है। ये पूरा गोल नहीं, थोड़ा सा, जब मैं पूरे गोल को थोड़ा सा प्रेस कर दूं ना, पूरे गोल को थोड़ा सा प्रेस कर दो तो जो हमारी संरचना बनेगी पृथ्वी उस आकार की होती है। बट हम लगभग गोल मानते हैं, वो बात अलग है। चलो अब देखो C का मान कितना होगा, यहाँ पर R का मान दे रखा है 6400 किलोमीटर। अगर मैं इसको 1/4πε0, मतलब हमें K का मान पता है कितना होता है, 9 × 10⁻9, तो मैं 4πε0 का मान कितना होगा, 1/9 × 10⁻9, कितना होगा, 1/10⁻9, क्योंकि हमें पता है K बराबर होता है 1/4πε0। तो यहाँ पे इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो 4πε0 का मान 1/K, तो 1/9 × 10⁻9। क्लियर बात। और यहाँ पर R का मान कितना दे रखा है हमें, 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे, किलो का 1000 इंटू में मीटर, अपॉन में यहाँ पर कितना है, 9 × 10⁻9। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 64 × 10⁵ अपॉन में 9 × 10⁻9।
लिख सकती हूँ 64 गुना 10 की पावर 5 9 पॉइंट 9। अब मैं पहले 10 की पावर को सॉल्व कर लेती हूँ। ये आ जाएगा 64/9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, 10 की पावर -9 से मैं 5 गए -4 है ना। अगर इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा मेरे पास, लगभग 7.1 गुना 10 की पावर -4 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 6400 किलोमीटर, इतने बड़े 6400 किलोमीटर में धारिता कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 7.11, सिर्फ, और वो भी माइनस में। अगर उसको सॉल्व करो तो सी बराबर कितना आ गया, 711/100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, तो सी बराबर 711 माइक्रोफैरेड। माइक्रो मतलब माइनस में चल रही है, मतलब हमारी पूरा पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी की धारिता कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 711 माइक्रोफैरेड है। तो आप सोच सकते हो कि जो आपके घर में जो कैपेसिटर होती है ना, जो घर पे हमारी कैपेसिटर लगी होती है, कैपेसिटर मतलब क्या होती है, संधारित्र। और संधारित्र की ही प्रकृति है ये कि संधारित्र हमारे जो चैप्टर्स है उसमें कैसे लेंगे हम, प्लेट्स, जो हमारे समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे। तो हमने वहां पर समांतर प्लेट संधारित्र क्यों लिया, गोलीय संधारित्र को क्यों नहीं लेके चल रहे, तो यही रीजन है भाई कि इतनी बड़ी पृथ्वी, इतने बड़े गोल त्रिज्या का ही संधारित्र कितना है, 711 माइक्रोफैरेड है, मतलब 7.11 इंटू 10⁻⁴ फैरेड है। तो मतलब फिर सोचो कि आप, हमारा जो घर का कैपेसिटर होता है, जो पंखे में लगा होता है, वही कम से कम 5 फैरेड का होता है, तभी तो बहुत सारे आवेश को अपने अंदर जमा कर सकते हैं। वही 5 फैरेड का होता है, मतलब तभी वो अपने अंदर आवेश को बहुत सारे जमा कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला जो है वो फेल हो गया कि हम गोलीय संधारित्र नहीं ले सकते, इसलिए हम गोलीय संधारित्र की जगह कौन सा संधारित्र यूज करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र यूज करते हैं। अब ये जो क्यों ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है और ये क्यों फ्लॉप हो गया, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके सामने लेके आती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर बात, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं इससे रिलेटेड। देखो, तभी हम यहाँ पर गोलीय संधारित्र नहीं लेते क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ माइनस में वैल्यू मिल रही है, और वो भी इतने बड़े त्रिज्या का। तो आप इतने बड़े त्रिज्या करोगे क्या, है ना, कोई उसका अपने को यूज नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो देखो, जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें बात करते हैं कि जो कोई भी एक हमारा गोलीय संधारित्र है, या हम बोलते हैं गोलीय संधारित्र या गोलीय चालक की धारिता, कुछ भी ले लो, गोलीय चालक की धारिता ले लो, गोलीय संधारित्र ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बात करती हूँ गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी यदि धारिता का मान 1 फैरेड है। क्या इस गोले को अलमारी में रख सकते हैं? क्या इस गोले को अलमारी में रखा जा सकता है? अभी हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्या इसको हम अलमारी में रख सकते हैं? देखो, हमें किसका मान निकालना है, हमें सी का मान दे रखा है 1 फैरेड, हमें पूछा है आर का मान, और एक क्वेश्चन और पूछा है क्या इस गोले को अलमारी में रखा जा सकता है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है सी बराबर क्या होता है, आर अपॉन में के, कितना होता है, आर अपॉन में के। या आपने ऐसे बोलो कि अगर आपको ये लेना तो आप बोल दो 4πε0 इंटू में आर। क्लियर बात, एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों एक ही सेम ही चीज है। तो आप लिख सकते हो आर का मान कितना हो जाएगा, सी अपॉन में 4πε0। आर का मान कितना हो जाएगा, सी अपॉन में 4πε0। आर बराबर क्या हो जाएगा, सी 1/4πε बराबर क्या होता है के। आर बराबर हो जाएगा सी का मान कितना है 1 इंटू में के का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। इट मीन्स आर का मान कितना होना चाहिए, 9 गुणा 10 की पावर 9 मीटर। और आपको पता है ये जो हमारी त्रिज्या है, ये त्रिज्या हमारी पृथ्वी की त्रिज्या की लगभग 1400 गुना है, लगभग 1400 गुनी है। तो इतनी बड़ी त्रिज्या है जो हमारी पृथ्वी से भी लगभग 1400 गुना है। तो उस पे जाके हमारा 1 फैरेड बनेगा, अगर वो गोलीय है तो उस पे जाके हमारा 1 फैरेड बनेगा।
और आप इसको अलमारी में रख सकते हो? तो बेशक नहीं, इसे अलमारी में रख पाना असंभव है। इतनी बड़ी आकृति के गोले को अलमारी में रख पाना असंभव है। तो समझ आ गया होगा। आई होप बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लियर हो गए होंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। ओके, आई थिंक आपको जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हमने पढ़ा कि गोलीय संधारित्र, या फिर अपने बात करें कि गोलीय चालक की धारिता के बारे में हमने पढ़ा, और हमने इस रिलेटेड कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन भी करे जो बहुत इजी है, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर होता है। तो कैसा लगा होगा आपको वीडियो, ये जो लेक्चर है वो आपको कैसा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।